मेरा नाम निशा है। यह कहानी मेरी बेटी और उसकी ज़िंदगी पर है। मैं उत्तरांचल के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली हूँ। जब मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर मैं इस बात से हैरान थी कि सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर दिन प्रतिदिन चेंज कर देती थी, फिर मुझसे छुपा छुपा कर पुराने चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वह दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरे मुंह से एक ही बात निकली, हे भगवान, ऐसा मंजर कभी किसी माँ बाप को ना दिखाओ, क्योंकि मेरी बेटी और बेटा एक ही साथ एक ही कमरे में सोते थे। मैं शादी के 2 साल बाद ही मैं मेरे पति से अलग हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। मेरे पापा ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ हूँ, मानो जैसे कि मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरे माँ ने यह खुशी नहीं देख पाई थी और मेरे पिता उनको बेटे की तो बहुत चाह थी, इसलिए वह मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। वह मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी बातों की वजह से मेरे पिता ने दूसरी शादी भी नहीं कर सके। बस यही कारण है कि वह मुझसे बहुत नफरत करते थे। हर वक्त मुझे सख्ती से बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी ही करवा दी थी। मेरे ससुराल में मैं मेरे पति के वियोग में जी रही थी। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझ पर तो मानो परेशानियों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजारने के बाद मेरे सास ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ ही थी। वह भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल से मैं मनहूस थी। मेरे जैसे उनके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ हो, इसकी वजह मैं ही हूँ। मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर आ गई। मेरे माँ बाप भी मुझे बोझ ही समझते थे। मैं अपनी 2 साल की बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोया करती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उनका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उनके बेटे का नाम अमित था और मेरी बेटी का नाम नेहा था। हम दोनों एक ही साथ रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते नेहा 16 साल की हो गई और अमित 15 साल का हो गया। जब अमित के पिता हम सबको छोड़कर चले गए, मतलब मेरे दूसरे पति भी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनकी हमेशा ही तबीयत खराब रहा करती थी। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर में रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में एक किराने की छोटी सी दुकान थी। एक दिन जब हम सब लोग सो रहे थे, अचानक से ही बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई और डर भी गई थी। मैंने देखा कि आवाज़ अमित के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी तो मैं देखते ही हैरान रह गई कि कमरे का छत गिर गई थी। यह देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं अमित तो इस छत के नीचे नहीं दब गया। जब मैं करीब गई और जाकर देखा तो अमित वहाँ नहीं था। वह बाथरूम जाने के लिए उठा होगा।
इसी वजह से उसकी जान बच गई, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने ईश्वर से धन्यवाद किया तो अच्छा हुआ, अमित को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस छत को दोबारा डलवा सकते। कमरे का तो मानो कबाड़ा ही बन गया था, सारे छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हालत पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और एक कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी तो नहीं सकता था। और कमरे में एक बेड और एक चारपाई बहुत आसानी से आता था, जिससे दो लोग बहुत ही मुश्किल से सो पाते थे। अब वह दोनों एक ही कमरे में सोते थे, मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। एक कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 ही कमरे बनवाए थे। यह तो हम 3 लोगों के लिए हिसाब से ठीक ही था, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी ज़रूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह सुबह तो अमित सवेरे उठकर नाश्ता करने के लिए भी बैठ गया, जबकि नेहा अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही थी। उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज़ भी दिया तो वह उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई कि उसको क्या हो गया। मैं फौरन ही अमित को बोला कि पास के ही डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर घर पर आया तो डॉक्टर ने कहा कि वह बेहोश हो गई है। लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की भी कमी है। कोई भारी काम इसे मत करवाना, बस आराम ही करवाना, फल अच्छा खाना वगैरह खिलाना, ठीक हो जाएगी। जब नेहा को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने पूछा उससे कि तुम्हें क्या हो गया था। तो वह कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैं आकर देखी तो वह अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर भी चादर नहीं थी। मैं बाहर जाकर उसको देखा तो वह इस चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम यह चादर क्यों धो रही हो, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर बहुत चिल्लाई और कहा कि यहाँ से उठो, अपने कमरे में जाओ, नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो, तभी ठीक हो पाओगी। उसने कहा कि नहीं, मुझे यह चादर ज़रूर धोनी है, बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार हो गया। इतनी तो गंदी चादर नहीं थी जो तुम इसको धोने के लिए बैठ गई। छोड़ दो इसे, मैं खुद इस चादर को धो दूंगी। उठो, चादर को धो दूंगी, उठो यहाँ से। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद में ही उसने नाश्ता की। फिर थोड़ी देर के लिए वह सो गई और अमित भी काम पर जा चुका था। उसको सिर्फ मैं हाई स्कूल तक ही पढ़ाई करवाई थी और वह कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही मेहनती था। घर वाली दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी उस दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह से गुजर गया। उस दिन अमित ने मुझसे कहा, आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वह देर से आया था और नेहा भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी और अमित भी जाकर कमरे में सो गया। मैं भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पति को याद कर रही थी। दूसरा पति मेरा बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को भी वह हमेशा अपनी बेटी ही समझता था। और मैं भी अमित को कभी नहीं बताई कि वह मेरा सौतेला बेटा है।
उसने भी मुझे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वह मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वह घर में अकेला ही एक मर्द था। वह हमारा इकलौता ही सहारा था, वरना हम दो औरतें कहाँ जाते। काम भी अच्छे तरीके से नहीं चल रहा था। मैंने उससे कहा कि वह आगे की पढ़ाई प्राइवेट कर ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं होगी तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। और मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। नेहा फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। वह बिल्कुल पीली पड़ गई थी। मैंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने वही बात कही कि मैं आराम करने के लिए कहा था। खाने में क्या खिलाया था आपने? मैंने उसको सारी बात बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई भी काम नहीं करवाया। तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा कैसे इतना कमजोरी हो गई। आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई कई घंटों तक बेहोश ही रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वह चले गए। फिर जब नेहा को होश आया तो मैंने उससे कहा कि तुमने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो यह देखकर मैं हैरान हो गई कि वह क्या कर रही है। वह तो फिर से बेड की चादर को धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी, क्योंकि जो भी वह कर रही थी वह सब कुछ मामूली नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। यह सब क्या हो रहा था? यह सब क्यों हो रहा था? जब से मेरे बेटे उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से वह ऐसा कर रही थी और बेहोश भी तभी से हो रही थी। अमित उसके लिए था तो सौतेला भाई। बचपन से ही दोनों एक ही साथ पले बड़े हैं। उन दोनों में तो सगे भाइयों बहनों जैसा मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन क्यों खराब होती जा रही थी? मैं रोती और सोचती रहती कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है। एक औरत कमज़ोर जब होती है, जब वह बच्चे पैदा करती है तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां यूं बेहोश होने लगे, ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे दिन उसने चादर धोकर छत पर सुखाई। वह आसपास भी देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देख तो नहीं ली। मैं रसोई की खिड़की से यह सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया जैसे मैं उसको देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? वह फिर बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपने ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया ताकि मुझे कुछ पता ना चले नीचे चादर है या नहीं, मुझे ना पता चले। मैंने उसको बस करवाया और खाना खिलाकर दवाई भी दी। दुकान भी अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे ही गोलियां और टॉफ़ियाँ लेने आते थे जो 10 रुपए देकर चले जाते। 10 रुपए में क्या हो जाता? लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था मेरी बेटी को अच्छी चीज़ खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पूरे पैसे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। अमित और नेहा को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, यह तो तुमने अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली है, इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम यह काम नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे यह काम करना है। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है।
मेरे बेटे ने कहा, अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी खुद पर नहीं लगा सकता। मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। यह सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह दोनों क्या बातें कर रहे थे। एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी चादर को फिर से धोकर छत पर सुखा दिया और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो रहा है तुम्हें? वह घबरा गई और कहने लगी कि क्या, अचानक से मेरा जी खराब हो गया। मैंने कहा कि क्या मतलब है इस बात का कि जी खराब हो गया? क्या खा रही हो तुम ऐसा, और चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग गई हो, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी हैरान हो गई। उसने मुझसे कहा, माँ, आप किस तरह की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लगता है आज आपने कोई फिल्म देखी है या किसी ने आपके कान भरे हैं जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं ऐसा काम क्यों करूँगी? और अगर मैं इस चादर को धो दिया तो क्या हो गया? चादर गंदी हो गई थी, बस इसीलिए चादर को धो दिया। आपको तो पता है कि कई दिन से मेरी तबीयत खराब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी खराबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह की बात कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा और वह ज़मीन पर गिर गई। तभी अचानक अमित भी आ गया। उसने कहा कि माँ, आप यह क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने उससे कहा कि हाँ, मैंने उसको मारा है, इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से इसकी हरकतों को समझ नहीं पाई हूँ। जिस दिन मुझे इस बात का पता चलेगा कि क्या वजह है, इन सब को छोड़ने वाली नहीं हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बातें आ रही थी मैं वही बोलती जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए था। और दूसरी रात को अचानक मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि मेरे बच्चों की कमरों की लाइट जल रही थी। उस वक्त वह क्या कर रहे थे? उनको तो इस समय सो जाना चाहिए था, और मुझे तो शाम को ही कह रहे थे कि आज वह जल्दी सो जाएंगे। जब मैं कमरे के करीब गई तो वह न जाने सिर्फ जाग रहे थे, बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तो मेरी बेटी का कहना था कि हाँ, मैं खुशकिस्मत तो हूँ, लेकिन फिर से जब मेरी तबीयत ख़राब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएंगी। कब तक ऐसा झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझे रहा नहीं गया। मैं कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान थी कि वह उन्होंने दरवाजे को अंदर से क्यों बंद कर रखा है। क्या वजह थी दरवाज़ा अंदर से बंद करने की? वैसे भी आज मौसम बदल रहा था, उनको दरवाज़ा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाज़ा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैं कमरे में देखी तो उनके अलावा कमरे में कोई भी नहीं था, और वह दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जाग कर बैठे हो। मैंने कहा, इतनी देर में दरवाज़ा क्यों खोला? तो कहने लगे कि हम सो रहे थे। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस समय जागेंगे और क्यों बातें करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे और जागेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं था कि वह दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से अभी अभी जाग कर बैठे हो। उनके बाद मैंने उनको
कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली आई। लेकिन मैं सोचती थी कि कोई न कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि एक दिन मेरी बेटी के बाजू में नीले रंग के निशान थे। यह तो जख्म के निशान थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या लगा है। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि चोट लगी है, लेकिन चोट तो उंगली पर लगी थी, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी को कोई न कोई बात तो है जो मुझसे छुपा रही है। कभी बेहोश हो जाती है, कभी उसका शरीर पर अजीब अजीब तरीके से निशान होते थे, तो कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लग जाती थी और मुझे कमरे में भी नहीं जाने देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था वैसा मैं सोचना तो नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी। मैं आग और पानी को क्यों एक साथ रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया था कि मुझे अब क्या करना है। जवान लड़का और लड़की को मुझे एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी है। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। अमित था तो नेहा का सौतेला ही भाई। नीयत बदलते देर नहीं लगती। जवानी की इस उम्र में बच्चे बुरी संगत में पड़ ही जाते हैं। सगा भाई तो सगा होता है और सौतेला भाई तो सौतेला। फिर भी कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी? यह मेरी ही गलती थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो परेशानियां तो पैदा ही होंगी। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में ही बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे तैसे इन सब का सारा कसूर मेरा ही होगा। मैं अपने बेटे बेटी को नज़र रख रही थी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज़ लाकर दे रहा था। मैं चुप कर उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा कि तुम्हारी दवाई है इस परेशानी के लिए, यह दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसने मेरी बेटी को छुपाकर वह गोलियां दी। मैं परेशान हो गई कि किस चीज़ की गोलियां उसको दे रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो परेशानी यह दोनों हल करना चाहते हैं और उसके बारे में मुझे नहीं पता। दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही थी? मेरी बेटी ने भी वह दवाइयाँ फ़ौरन से ही पकड़ ली और उसको अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक तो मेरी बेटी सच में बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद शायद उसकी गोलियां ख़त्म हो चुकी थी और एक दिन बाद फिर से मेरी बेटी बेहोश हो गई थी। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसलिए आज मैंने उसका फ़ायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वह चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच ली और उसको तरीके से तय करके अपने कमरे में ले आई। मुझे खोलकर देखना था कि इस पर ऐसा क्या लगा होता था जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही इसे धोना शुरू कर देती थी और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं रखती थी। जब मैं चादर को खोलकर देखी तो पहले तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैं ध्यान से देखी तो यह देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस चादर पर सफ़ेद सफ़ेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई कि किस चीज़ के बाल हैं, क्योंकि यह बाल बिल्कुल सफ़ेद और छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई। मैं सोचती रही कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। मेरी बेटी और बेटे हरकतों पर नज़र रख रही थी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। तब तक मेरी बेटी को यह पता चल ही गया कि चादर मैंने देख ली है, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? तो उसने कहा कि माँ वह चादर कहाँ है? तो मैंने उससे कहा कि वह तो मैंने धोकर डाल दी। वह घबराहट में मेरे पास से जाने लगी, तो मैंने उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ।
चादर पर जो कुछ भी लगा हुआ था मुझे बता दो। यह सब कुछ क्या है? तुम मुझसे इतने दिनों से क्या छुपा रही हो? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे थे। वह मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कदमे तले ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, आप जैसा समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि घर में हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। घर की दुकान भी तो नहीं चल रही थी। भैया अभी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाएँ। फिर भैया के दोस्त ने उनको एक काम दिया। दरअसल उसने कुछ बहुत ही अलग किस्म की बिल्लियों के बच्चे रखे हुए थे जो 3 से 4 के तादाद में थे, लेकिन उनको संभालना उनके लिए बस में बाहर था। इसलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया और उस काम के बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भैया भी पूरा दिन वहीं होते थे, लेकिन रात में भाई को आराम भी करना होता था। उन बिल्ली के बच्चों को कमरे में लेकर उन्हीं बच्चों के बाल चादर पर लगे हुए थे, जिनको मैं सुबह धो देती थी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको यह सब चीज़ें अच्छी नहीं लगते और हम आपको सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। हम यह सब काम कर रहे थे और मुझे बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चे से एलर्जी हो रही है, जिसकी वजह से मैं सुबह को बेहोश हो जाया करती थी। भैया ने मुझे जो दवाई ला कर दी वह भी इसी चीज़ की थी, ताकि मेरी एलर्जी जो है कम हो जाए। माँ, भैया का वह दोस्त बहुत अमीर है और वह इस काम के हमें बहुत ज़्यादा पैसे भी दे रहा था। वह हमें एक दिन के 1000 रुपये दे रहा था और आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब वह उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया है और हमें इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम उस कमरे की छत डलवा सके और घर का कुछ राशन भी ला सके। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो न जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया। हम पर इतना शक किया। आपने हमारे जो बारे में बात कही वह हमारे दिल में तीर की तरह जाकर लगती थी। मैं जानती हूँ कि वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में ही सोचा, जबकि देखा जाए तो हम उसके क्या लगते हैं। उसका पिता तो इस दुनिया से जा चुका है और उसके अपने रिश्तेदार भी तो हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा अमीर है। वह उनके साथ जाकर भी तो रह सकता है, लेकिन वह फिर भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी सगी बहन ही माना है। उसने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की और वह हमारा साथ भी देता है। हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पूरा दिन वह काम करता है। रात को मैं उसकी मदद करती थी। वह कहता था कि वह रात में भी यह सब कुछ कर लेगा। दिन भर तो वह बेचारा मेहनत करता था, इसलिए मैंने उससे कहा कि रात को तुम आराम किया करो, बच्चों को मैं देख लूँगी। इसीलिए मैं उसकी मदद करती रही। मुझे यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और मुझे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोचा। मैं अपने बच्चों के बारे में कितना गलत सोच रही थी। मेरे बच्चे उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। इतनी गलत बातें मैंने उसके बारे में सोच रही थी। यह बात अमित को नहीं बताई। नेहा ने भी उसको कुछ नहीं बताया कि मुझे सारी बात का पता चल गया है, क्योंकि अब वह काम वैसे भी ख़त्म हो गया था और मैं उसकी नज़रों में और ज़्यादा गिरना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बाद अमित ने उस कमरे की छत डलवा दी और अब हमारे घर का कमरा भी ठीक हो गया था। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी बड़े घर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे। धीरे धीरे इतनी बेहतर हो गए
कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही। मेरे साथ ज़िंदगी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन अच्छा यह किया था कि मुझे बहुत नेक बच्चे, अच्छे बच्चे दिए, चाहे वह मेरे अपने थे या पराए। ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं और इस बात को समझते हैं कि अभी उनकी मेहनत के दिन हैं। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके सर पर पिता का साया नहीं था और मैं भी कुछ काम नहीं कर सकती थी। इस बात का उनको एहसास था और यह एक बहुत ही बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा है कि हम सब कुछ ठीक हो गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ऐसा हो सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ जाती। बस आखिर में इतना ही कहना चाहूँगी, जो ऊपर वाला चाहता है होता वही है। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं और उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी माँ को नसीहत करना चाहूँगी, बच्चों के साथ के इस मामले में थोड़ी एहतियात बरते और वह यह गलती ना करे जो मैंने अपने बच्चों के साथ की। मुझे दोनों को एक कमरे में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जो नहीं हुआ वह हो सकता था, और अगर वह हो जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। मेरे बच्चे तो समझदार थे, शायद मेरे साथ इसीलिए ऐसा नहीं हुआ। अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी ज़िंदगी पर ध्यान रखें और वह कब क्या कर रहे हैं इस बात की पूरी जानकारी रखें और अपने बच्चों पर प्यार करने के साथ साथ थोड़ी सख्ती भी रखें। वह क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं, इन सब बातों के बारे में उन्हें जानकारी लेते रहें और इस बात पर ध्यान रखें कि जब बच्चे जवान हो जाए तो उनके बिस्तर अलग कर देना चाहिए। आपसे मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह से और एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।